जिन सबसे पहले एमडटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे सलाम। अच्छा, जो हमारा पिछला लेक्चर था इसमें हमने जो है STM142 डिस्कस किया था, जो कि ऐसे समझ लो हमारे पास जो फाइन या कोर्स एग्रीगेट में जो क्लेलम्स एंड जो फाइबर पार्टिकल है इनको कैसे फाइंड आउट कर लेंगे और इनका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन, सैम्पलिंग, जो डिटेल स्टेप वाइज प्रोसीजर थी, जिसकी कैलकुलेशन थी और आखिर में जो इनकी इंटरप्रिटेशन थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने में डिटेल से डिस्कस की थी। तो आज के सेशन में हम एक और पैरामीटर को डिस्कस करेंगे जो कि STMC 88 है, जो कि बेसिकली साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट के बारे में है। जो कि हम फाइन या कोर्स एग्रीगेट उसमें हम जो साउंडनेस है जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट की मदद से जो हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है या जो अगेंस्ट जो विथरिंग इफेक्ट है हमारे पास, उनके अगेंस्ट इनकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है। अच्छा, इनकी स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशंस, और इसके साथ साथ इसमें हम कौन सा जो हम सोल्यूशन वगैरह यूज़ कर लेते हैं इनके लिए, वो सोल्यूशन क्या है, सैंपल वगैरह हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, इनका स्टेप वाइज प्रोसीजर और कैलकुलेशन, आखिर में जो इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट है वो क्या है। ये सारी चीज़ें को समझने के लिए आपने मेरे साथ रहना है। आइए चलते हैं, उसी को स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM C88, एक स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट बाय यूज ऑफ सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा, सबसे पहले हम इनकी स्कोप डिस्कस करेंगे। जिनका स्कोप है ASTM C88, बेसिकली जो हमारे पास फाइन एग्रीगेट या जो कोर्स एग्रीगेट है, इनकी जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे इसको हम रिपीटेड तरीके से हम जो इसमें सोडियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है इसकी इमर्जन करेंगे और फिर ओवन ड्राइंग इसको बात हम कर लेंगे। अच्छा, ये बेसिकली जो ये टेस्ट है ये साइमुलेट कर लेता है, क्योंकि जो हम इसके अंदर जो इमर्जन कर लेते हैं इसमें जो केमिकल वगैरह के अंदर, तो इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें जो उसकी साल्ट है, जो पानी वगैरह है वो आ जाती है। तो इसमें बेसिकली जो फ्रीजिंग एंड ड्राइंग इफेक्ट है या जो वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन वगैरह है, बेसिकली उसी को हम साइमुलेट कर लेते हैं कि हम इमर्जन कर लेते हैं, इनमें एक्सपेंशन आ जाता है, फिर इसको ओवन में लेके जाते हैं, इनको ड्राई कर लेते हैं। तो इसमें जो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होती है इसमें बेसिकली हम उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है वो कितना रिजेस्ट कर सकता है। अच्छा, ये एप्लीकेबल किस चीज़ के ऊपर है, इसमें फाइन एग्रीगेट है, कोर्स है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन है जिसको हम कंक्रीट में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पार्क में, और जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। जो पर्पस किया है आखिर में कि जो हम ड्यूरेबिलिटी को इवेलुएट कर लेते हैं, जो हम एग्रीगेट वगैरह यूज़ कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में वगैरह में, तो जो इनकी ड्यूरेबिलिटी है, पावर है अगेंस्ट वेदरिंग का, बेसिकली उसको हम साउंडनेस बोलते हैं कि ये इसके अंदर कितना है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ये जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो मेन पर्पस है उनका ये है टेस्ट का। अच्छा, दूसरे नंबर पे इनका सिग्निफिकेंस एंड यूज है कि जो हम साउंडनेस टेस्ट वगैरह जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है ऐसे समझ लो कि एक इंडिकेशन है कि जो हम एग्रीगेट वगैरह यूज कर लेते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस कितना है वेदरिंग के खिलाफ, इनकी कितना रेजिस्टेंस है। अच्छा, जो इसमें बर्फबारी वाले इलाके में जहाँ पे फ्रीज एंड टाई एक्शन वगैरह आता है, क्या वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। और सिमिलरली जो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन वगैरह होती है ऐसे एनवायरनमेंट में, उसी के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। और आखिर में जो यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस आ जाती है, जो साल्ट क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, बेसिकली उसी जो वॉल्यूम चेंजेस है उसी को हम मॉनिटर कर लेते हैं। अच्छा, एडवांटेज क्या है कि ये जो हमारे पास ऐसे समझ लो कि जहाँ पे जो वीक पोर्शन होता है या जो वीक साइड होती है या पोरस होता है या अनसाउंड पार्टिकल है उसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जो दूसरी इनकी पार्टिस है कि हमारे पास जो इंश्योर कर लेते हैं कि क्या ये जो हम पेमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या ये ड्यूरेबल है, क्या ये कंक्रीट जो है जो हमारे पास जो एनवायरमेंटल कंडीशन है क्या इनको सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरी इम्पॉर्टेंस है इनकी
कि जो हम बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एग्रीगेट है उसी के लिए हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्राइटेरिया के लिए हम इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। और जो आखिर वाला है कि जो ऐसे समझ लो जिसमें जो हमारे पास हाईवे की या जो कंस्ट्रक्शन वगैरह स्पेसिफिकेशन आ जाती है, जिसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये इतनी जो स्पेसिफिकेशन है या एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है और इसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो बेसिकली उसी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि जो साल्ट सोल्यूशन के अंदर एग्रीगेट को रख देते हैं वो इनके पोर के अंदर चला जाता है जो हम सोकिंग स्टेज पे। जब हम ड्राई स्टेज पे आ जाता है वो पानी जो है वो तो एवापोरेट हो जाता है। इसके अलावा जो साल्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है तो वो इनके एक्यूमुलेट हो जाता है। जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर जाता है। तो ऐसे समझ लो कि एक एक्सपेंशन प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो उसी एक्सपेंशन प्रेशर की मदद से हम देखते हैं कि जो एग्रीगेट वगैरह है इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, क्या इसमें वीक पार्टिकल है, जल्दी क्रैक्स आ जाता है या स्किलिंग या ब्रेकिंग वगैरह आ जाती है। तो बेसिकली हम उसी को देखते हैं कि जो इसमें एग्रीगेट के अंदर जो इसमें लॉस ऑफ मास की कैपेसिटी कितनी है, कितना परसेंटेज है ये लॉस कर लेता है ऐसी जो हम एमर्जन वगैरह करवा लेते हैं इसको सोल्यूशन में। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इनकी पैरामीटर्स और जो स्पेसिफिकेशन हम यूज कर लेते हैं। जो क्लास ए है इसमें बैलेंस है, इनकी कैपेसिटी जो है वो सैंपल के हिसाब से होनी चाहिए। और जो दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट है छोटी सी एक्यूरेसी की, वो प्लस माइनस 0.1 ग्राम तक इनकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अच्छा, जो बी क्लास में है सीव्स है कि जो हमारे पास पहला स्टेप है कि एस टी एम E11 इसको कंप्लायंस कर रहा है। और जो दूसरी इनकी फाइन एग्रीगेट है इनके लिए हम डिफरेंट सीव वगैरह यूज करते हैं, जो सीव नंबर 4 हो गया, 8 हो गया, 16, 30, 50 और आखिर में जो 100 वाला सीव है वो हम बेसिकली जो फाइन एग्रीगेट वगैरह है उसी के लिए यूज कर लेते हैं। सिमिलरली जो कोर्स एग्रीगेट है 75 मिलीमीटर से लेकर 4.75 मिलीमीटर तक वगैरह, ये पूरा जो इनकी एक सीरीज है उसका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो क्लास डी में है ड्राइंग ओवन है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट क्या है कि मतलब जो इसमें कैपेसिटी हो कि वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हो। और जो क्लास डी है इसमें कंटेनर है कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस हो, इसमें नॉन रिएक्टिव जो सल्फेट सोल्यूशन वगैरह हम यूज कर लेते हैं इनके साथ रिएक्शन नॉन रिएक्टिव हो। और जो थर्डली जो है कि इसकी जो कंप्लीटली इमर्जन कर ले, मतलब इनकी लार्ज इतनी कैपेसिटी हो कि सैंपल को आसानी तरीके से इसमें इमर्ज कर सके। और जो क्लास ई है इसमें हाइड्रोमीटर हो, जो कि हम सोल्यूशन कंसंट्रेशन सोल्यूशन के लिए हम बेसिकली यूज कर लेते हैं। जो क्लास ई है इसमें थर्मामीटर है तो वो इसका रेंज जो है 20 और 50 के दरमियान टेम्परेचर मेजर कर सकता हो। और जो एक्यूरेसी है प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक है इनकी। चौथे नंबर पे हमारे पास कुछ स्पेशल सोल्यूशन है जो उसको हम सोल्यूशन बना लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, जिसमें जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, जो इसमें एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट वगैरह उसको हम पानी के अंदर इसकी डिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे कर लेते हैं कि सेचुरेटेड सोल्यूशन जिसका टेम्परेचर 25 और 30 के दरमियान हो। सिमिलरली जिनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और अप्रॉक्सिमेटली 1.15 से लेकर 1.174 के दरमियान हो, ये इनकी कंडीशन है। और एक ये जो पहला सोल्यूशन है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा, जो दूसरा वाला है मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन, ये भी मैग्नीशियम सल्फेट है हेप्टाहाइड्राइट वगैरह जिसको आप केमिकल नेम है ये भी दे सकते हैं। सिमिलरली इनकी जो प्रिपरेशन की कंडीशन है इनके लिए 25-30 के टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.295 से लेकर 1.308 के दरमियान है। और जो आखिर में जो इनकी सोल्यूशन मेंटेनेंस है कि जब हम दो चीजें बना लेते हैं इनको कैसे इसको मेंटेन करेंगे, कैसे रखेंगे। तो जो इनकी हम पहला वो है कि साइकिल से पहले हमने इसको अच्छी तरह से इनको मैक्स करना है। दूसरी चीज है इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना है। जो तीसरा है इसमें सेडिमेंट वगैरह को चेक करना है कि कोई इशू तो नहीं है। और आखिर में जो मेंटेन सिचुएशन वगैरह इनको मेंटेन करना है। अच्छा, पांचवें नंबर पे हमारे पास टेस्ट सैंपल है कि हमारे पास फाइन एग्रीगेट है। इसमें एटलीस्ट जो हमने सीव दिए हुए डिफरेंट एक सीरीज था, इसमें एटलीस्ट जो है हर एक ईच फ्रैक्शन पे 100 ग्राम का जो हम सैंपल वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट जो
सीव है, हर जो एक इंडिविजुअल सीव है इस पे 100 ग्राम जो है रिटेन होना चाहिए सैंपल, और जो टोटल जो टिपिकल हम सैंपल लेते हैं वो 1000 ग्राम के बराबर। सिमिलरली जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें जो ईच फ्रैक्शन के लिए 1000 ग्राम होना चाहिए, और जो टोटल सैंपल की वेट है वो 5000 ग्राम है। ये मोर मतलब ये मिनिमम 5000 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 6 नंबर पे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल। स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि जब हमने सैंपल सिलेक्ट किया इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। पर्पस क्या है कि इसमें जो डस्ट और फाइन वगैरह है वो चले जाए। स्टेप 2 है कि इसमें जो हम इंडिविजुअल साइज फ्रैक्शन यूजिंग एसटीएम जो हमने सी वगैरह की है इसको इंडिविजुअल तरीके से इसको अलग करना है। जो हमने वॉश की उसी सैंपल को इंडिविजुअल सी से हमने करना है। स्टेप 3 है इसके बाद हमने ओवन ड्राई पे लेकर आना है जब तक कांस्टेंट मास ना हो, 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। चौथे स्टेप में हमने इसको कूल करना है टेम्परेचर, और जो 5वां स्टेप है इसमें हमें इसके जो इनिशियल मास है W1 फॉर ईच फ्रैक्शन वो हमने रिकॉर्ड करवाना है। 7 नंबर पे हमारे पास जो डिटेल्ड स्टेप वाइज प्रोसीजर है। स्टेप 1 में हम एमर सैंपल जब हमने सैंपल करेक्ट वो अलग किया था हर एक सेक्शन पे, हमने ये जो साइज फ्रैक्शन है इनको सेपरेट कंटेनर में हमने रखना है कंप्लीटली कवर विद सल्फेट सोल्यूशन। मतलब इसमें हमने सल्फेट सोल्यूशन तैयार किया था उसको इतना इसमें डाले ताकि कंप्लीटली फेल हो। और जो स्टेप 2 है सोकिंग पीरियड, इसको तकरीबन 16 से 18 घंटे के लिए हमने इसको सोकिंग के लिए रखना है, जो टेम्परेचर हो 20 और 30 के दरमियान हो। स्टेप 3 है ड्रेन सोल्यूशन, हमने एग्रीगेट को रिमूव करना है, इसमें जो एक्सेस सोल्यूशन है उसको ड्रेन करना है। जो चौथा स्टेप है ओवन ड्राई है कि हम इसको ओवन में लेके जाते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे सफिशिएंट टाइम है अंटिल ड्राई, और आमतौर पर हम 14 से 18 घंटे के लिए इसको रखते ताकि ये सही तरीके से हो जाए। अच्छा 5वें स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने ओवन से निकाल के 14 से 18 घंटे के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे करना है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा साइकिल है स्टेप 5 तक है ये पूरा रिपीट करना है, 5 साइकिल कंप्लीट करना है, जिसमें हर एक साइकिल में ऐसे समझ लो जिसमें सोकिंग आ जाता है, ड्रेनिंग आता है, ड्राइंग कूलिंग वगैरह आ जाता है, और ये रिपीटिशन हमने 5 साइकिल रिपीट करना है। जो स्टेप 5 तक हमने किया ये हमने 5 बार करना है। अच्छा जो स्टेप 7 है फाइनल वॉशिंग, कि हमने 5th साइकिल के बाद हमने जो हमारे पास सैंपल आ जाता है उन्हें प्रॉपर तरीके से पानी से वॉश करना है ताकि इसमें जो सल्फेट वगैरह का अगर कोई क्रिस्टल वगैरह है वो निकल आ जाए। और जो स्टेप 8 है फाइनल ड्राइंग, कि हमने जो सैंपल आ जाता है हमारे पास उसको हम ओवन में रख देते हैं अगेन 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब तक वो कांस्टेंट ना हो, तो आमतौर पर आप 24 घंटे के लिए रखते। जो स्टेप 9 है इसमें फाइनल सीविंग। फाइनल सीविंग ये क्या है कि जो हमने सैंपल वगैरह मुख्तलिफ जो जिस जिन सीव पे हमने सैंपल अलग किया था तो उसी सीव के ऊपर हमने जो ओरिजिनल इनका सीव है जहाँ पे जब हम रिटेन करेंगे उसी सीव की रिस्पेक्ट हमने हर एक का जो मटेरियल जो रिटेन परसेंटेज है उनको या मटेरियल जो रिटेन वेट है उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा 8वें नंबर पे जब हम क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं कि हम जो साइकिल वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इनिशियल मास आ जाता है W1 और दूसरा फाइनल मास जो रिटेन है W2 आ जाता है। अच्छा तो इसमें परसेंटेज लॉस हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये जो W1 से W2 निकाले और W1 से डिवाइड कर ले 100 से मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा ये तो हमारे पास इंडिविजुअल के लिए। अब वेटेड एवरेज लॉस जो है हमारे पास जो कंबाइंड एग्रीगेट है क्योंकि हमने डिफरेंट सीव के ऊपर डिफरेंट इनकी जो लॉस आ जाता है, तो जो इनकी कंबाइंड एग्रीगेट के लिए वेटेड लॉस है तो इनका समेशन जो सिग्मा है फ्रैक्शन लॉस मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इस फार्मूले को यूज करना है। इंशाल्लाह के आगे स्लाइड में आपको समझ आएंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा ये कुछ रिजल्ट कंपाइलेशन शीट है। हमारे पास जो इंडिविजुअल फ्रैक्शन आ जाता है, लेट सपोज हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि जो हमारे पास CU9 जो सीव साइज है वो 19 एंड 12.5 मिलीमीटर है। इसमें जो इनिशियल मास है 1000 है, जो फाइनल मास आ गया वो 960 आ गया, जो लास्ट आ गया वो हमारे पास 40 है, जो परसेंटेज हो गया वो तकरीबन 4% हो गया है समझ। सिमिलरली जो दूसरे रेंज पे ऊपर उसका परसेंटेज वैल्यू है इनिशियल मास फाइनल मास, तीसरा इसमें हम डिफरेंट हमारे पास चीजें आ जाती है, लास्ट पे आ जाती है, और जो परसेंटेज लास्ट है वो भी हमारे पास आ जाता है। अच्छे जो 9 नंबर पे है हमारे पास क्लास है रिजल्ट कंपैरिजन शीट, इसमें जो फ्रैक्शन हमारे पास आया था
अच्छा, फ्रैक्शन तो हमारे पास एक टोटल सैंपल होता है। अच्छा, इसमें जो सैंपल वाला कॉलम है इसमें परसेंटेज लिखा हुआ है 40। इसका 40 का मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल सैंपल था इसमें जो 19 और जो 12.5 सीयू के ऊपर था उसमें इनका जो वेटेड था वो 40% था। सिमिलरली जो 12.5 और 9.5 मिलीमीटर में जो 35% लिखा हुआ है, 35% का मतलब यह है कि जो इसके ऊपर जो फ्रैक्शन हमने लिया था वो टोटल सैंपल का 35% था। सेम जो आखिर वाले का भी सिंपल है, जो 9.5 और 4.7 के दरमियान है जो 25% है, इसका मतलब यह है कि जो टोटल सैंपल का जो 25% वेट था वो उसी पे रेट था। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास आ जाता है वो तो पिछले स्लाइड में आपने आपके पास है 4% था, 5 और 6% था। तो जो वेटेड लॉस है वो कैसे मालूम कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास सैंपल परसेंटेज एंड जो लास्ट हमारे पास आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वेटेड लॉस वगैरह आ जाता है। तो तीनों के लिए आप 40 को आप 4% का मतलब है 0.04 से आप मल्टीप्लाई करें 1.60 आएगा। सिमिलरली जो 5% और जो 35 है, इसको 5 को अगर हम कन्वर्ट कर ले परसेंटेज, ये 5% है, 0.05 का 35 से मल्टीप्लाई 1.75 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेटेड लॉस होंगे, जो हमारे पास जो टोटल वेटेड लॉस होंगे इन तीनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाता है 4.85%। अच्छा, ये कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है टिपिकली हमारे पास फाइन एग्रीगेट हो और जो हमने सोल्यूशन वगैरह यूज किया वो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन हो, तो जो इनकी मैक्सिमम साउंडनेस लॉस है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फाइन एग्रीगेट के लिए अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे तो 15% है इनका मैक्सिमम साउंडनेस लॉस। सिमिलरली जो कोर्स एग्रीगेट है के लिए अगर हम सोडियम सल्फेट यूज कर लेंगे तो इनकी जो साउंडनेस लॉस है वो 12% है। और जो हमारे पास अगर मैग्नीशियम सल्फेट यूज करें कोर्स एग्रीगेट वो 18% है। तो इनकी ऐसे समझ लीजिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। आखिर में इनकी समरी है कि जो हमारे पास एएसटीएमसी है ये बेसिकली एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहा है कि हम जो हमारे पास जो एग्रीगेट है इसको हम मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट के अंदर जो हम इमर्स कर लेते हैं और ये सोकिंग जो ड्राइंग वगैरह स्टेज पे आ जाता है, इसके जो 5 साइकिल हम कंप्लीट करते हैं तो इससे हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास परसेंटेज लॉस वेटेड लॉस आ जाता है वो कितना है, इसमें डिसइंटीग्रेशन कितना है, मतलब ये कितना रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसको हमने जो ऐसे समझ लें कि एग्रेसिव सोल्यूशन वगैरह इनके लिए तैयार किया है, तो वो एग्रेसिव सोल्यूशन में कैसे रीड कर लेता है। तो बेसिकली ऐसे समझ लो कि इसमें हम जो डेथ इंटीग्रेशन आ जाता है या एग्रीगेट रेजिस्टेंस आ जाता है अगेंस्ट वेदरिंग एंड फ्रीजिंग टाइम इफेक्ट वगैरह, बेसिकली उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जितना हमारे पास जो लोअर परसेंटेज लॉस है जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एग्रीगेट की साउंडनेस है या जो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है वहाँ हमारे पास अच्छी है। तो इसके साथ आज का सेशन कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। चलिए आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो ASTM C88 है इनकी स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन, सोल्यूशन प्रिपरेशन, सैंपल प्रिपरेशन और इनकी जो डिटेल स्टेप वाइज प्रोसीजर है, प्लस जो इनकी कैलकुलेशन है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है और आखिर में जो इनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह है, ये सारे आपकी चीज़ें आपके सामने रख दी। मुझे उम्मीद भी है आपने एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में कर ले। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक शेयर किया है, उसी पे आप कर ले, ज्वाइन कर ले और उसी पे सवाल कर ले। मैं इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब दूंगा। और इसके साथ आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाला वीडियो है वो टाइम पे मिले। और जो आखिर में ऊपर जो लिंक है प्रीवियस लेक्चर है तरतीब से देखें, फ़ायदा होगा।